स्टार्ट करें बेटा? यस सर। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस नो में बोलो। यस सर। बेटा आवाज आ रही है क्या मेरी? साउंड? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके। SHM सेकंड लेक्चर है आपका। लेक्चर 2। आज हम डिस्कस करेंगे SHM ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होगा? एक सिंपल पेंडुलम होता है ऐसे, एक थ्रेड और एक मेटल की बॉडी होती है। इसको मेटेलिक बोब या मेटेलिक बॉडी बोलते हैं। इट इज ए पॉइंट हैवी मास, पॉइंट हैवी मास, और इसका सारा का सारा मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेट करेगा। ये होता है स्प्रिंग। मासलेस स्प्रिंग लेते हैं हम, लाइट स्प्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग, जो खींचे ना, इनएक्सटेंसिबल, या हम लाइट स्प्रिंग लेते हैं, मासलेस। जैसे ही इस पेंडुलम को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, लेट में यहाँ ले आए किसी एंगल थीटा से, इट स्टार्ट ऑसिलेट। इस तरह से ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। अब यहाँ ना एक कंडीशन नोट करो कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तभी ये सिंपल पेंडुलम है। क्योंकि जब बॉडी यहाँ पे होगी, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इधर तो कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, जो इसको वापस लेके आएगा वो कंपोनेंट कौन सा होगा? mg sin थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? mg sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? mg sin थीटा। अब फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। mg sin थीटा, मास से मास कट रहा है यहाँ, तो एक्सेलरेशन कितनी हुई? g sin थीटा। अगर थीटा स्मॉल होगा ना, तभी आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, नहीं तो आप साइन थीटा को थीटा नहीं लिख सकते। इफ थीटा इज स्मॉल देन इट इज रिटन लाइक दिस, जी थीटा। और तभी ये सिंपल पेंडुलम की तरह से काम करेगा। अदरवाइज अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो ये सिंपल पेंडुलम की तरह से काम नहीं करेगा, ये सिंपल पेंडुलम नहीं होगा। अब थीटा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट y हो तो क्या हम थीटा को लिख सकते हैं? y/l लिख सकते हैं, माइनस GY/l। ये आप तभी लिख सकते हैं जब थीटा वेरी स्मॉल हो। स्मॉल एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस
अब यहाँ आर कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस वन, और रेडियस लेंथ, तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई, -g/l इंटू वाई। वेक्टर में चेक करो, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यस और नो? सर एक बार थीटा वाई बाय एल कैसे है बोलो। ये बता दो। क्या एसएचएम में है क्या ये? बेटा आप लोग बोलते नहीं हो, एक तो रिस्पॉन्ड ही नहीं सर ये करते। थीटा की वैल्यू वाई बाय एल कैसे आई ये बता दो एक बार, मुझे रिपीट कर आवाज दो। क्यों नहीं आ रही आपकी? सर थीटा की वैल्यू वाई बाय एल कैसे आई ये रिपीट कर दो। ओके, थीटा की वैल्यू y/l कैसे आई? एक मिनट मैं चेक करूं, मुझे आपकी साउंड क्यों नहीं आ रही। ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस, म्यूट करो। ओके, थीटा इसलिए स्मॉल है बेटा, क्योंकि थीटा को मैंने स्मॉल लिया, और आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि अगर थीटा स्मॉल हो, अगर थीटा स्मॉल हो, उस केस में आपके पास थीटा, अगर ये वेरी स्मॉल हो, तो हम क्या लिखते हैं, आर्क अपॉन रेडियस लिखते हैं ना, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को y ले लो, रेडियस क्या हुआ इसकी लेंथ, y/l, इसलिए मैंने इसको y/l लिखा। अब समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, अब आप इसको किससे कंपेयर करोगे, इसको आप कंपेयर करोगे -ω² से, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, g/l। यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल लोगे सिंपल पेंडुलम का, और ये वैसे आपको याद ही था सबको, L/g। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, L/g, इट इज L/g। इतना समझ में आ गया सबको? बोलो, यस सर। Yes, sir. रिस्पॉन्ड किया करो बेटा। एक तो हम एक दूसरे को दिख नहीं रहे हैं, तो बोलेंगे भी नहीं तो फिर कैसे चलेगा? अब यहाँ देखिए सब लोग, टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, 2πL/g। यहाँ ना जी इफेक्टिव ले लो, जी इफेक्टिव से क्या फायदा होगा, मान लो एक लिफ्ट है, आप एक लिफ्ट में पेंडुलम को लेके जा रहे हो, और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, तो आपने न्यूटन के लॉज में पढ़ा हुआ है कि जब लिफ्ट एक्सेलरेट करती है तो नीचे की तरफ G+a लगता है, और जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, एपरेंट वेट वाला कंसेप्ट आपने न्यूटन लॉ में पढ़ा हुआ है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो यहाँ लगने वाला G-a हो जाता है, मालूम है ना आपको? और अगर यही लिफ्ट फ्री फॉल कर जाए, फ्री फॉल का मतलब टूट जाए, तो इसके ऊपर लगने वाला G जीरो हो जाएगा। और अगर यही लिफ्ट राइट साइड में चले, मान लो गाड़ी के अंदर आप लेके जा रहे हो, तो इसके ऊपर G और A दोनों लगेंगी सीडो फोर्स, और नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, a² + g²। इन चारों केसेस में आपका टाइम पीरियड बदल जाएगा, ये नोट कर लेना आपने। फर्स्ट केस में टाइम पीरियड क्या होगा, t = 2π। लास्ट केस बताना वापस। कौन सा वाला?
सर लास्ट केस जिसमें नेट निकाल लिया है। करता हूँ कोई बात नहीं। ए में क्या रहेगा, टाइम पीरियड जी प्लस ए। बी में क्या रहेगा, टाइम पीरियड जी माइनस ए। और सी में क्या रहेगा, टाइम पीरियड इनफिनिटी, क्योंकि ये वाली इफेक्टिव वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो। जी इफेक्टिव क्या है, जीरो। इसका मतलब इनफिनिटी का मतलब ये होता है पेंडुलम चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा पेंडुलम, जहां भी होगा वहीं रुक जाएगा, मूव नहीं करेगा। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, इनफाइनाइट। ये तीन केस समझ में आ गए सबको। यस सर। Yes. अब लास्ट केस जो आप कह रहे हो वो यहाँ देखो। लास्ट केस जनरली हम देखते हैं, हम अपनी गाड़ी के अंदर किसी भी चीज को हैंग कर लेते हैं, पेंडुलम बना देते हैं उसको। ये मैंने पेंडुलम बना दिया। अब जब गाड़ी एक्सेलरेट करेगी तो पेंडुलम किधर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। इसका मतलब पेंडुलम के ऊपर अब दो फोर्सेस लग रही हैं, दो एक्सेलरेशन, एक ए और एक जी। नेट में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगी, पैरेललोग्राम लो लगाओगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का रूट। तो यहाँ टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई रूट ऑफ एल। और इसकी वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का रूट। क्या इतना समझ में आ गया सबको। Yes, sir. यस सर। श्योर है, यस सर। ओके। अब आप ये बताओ मुझे, अगर इस पेंडुलम को हम किसी लिक्विड में ले जाएं तो इसके टाइम पीरियड से क्या फर्क पड़ेगा। हमें पता है कोई भी बॉडी जब लिक्विड में होती है ना, उसका वेट मतलब वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी वो नीचे की तरफ लगता है, और लिक्विड की अपथ्रस्ट वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऊपर लगता है। ये तो आपने 11th में फ्लूइड के अंदर पढ़ा हुआ है। तो नेट में एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट में डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। और वो क्या प्रोवाइड करेगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर मैं इसको जी इफेक्टिव कर लूँ, यहाँ पर जी इफेक्टिव कर लेता हूँ, तो मास इसके नीचे आ जाएगा। मास क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो वॉल्यूम कट जाएगा, डेंसिटी वॉल्यूम भी कट जाएगा, बस यही बच जाएगा। तो मेरे पास जी इफेक्टिव क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव ये होगा, आपको ये फॉर्मूला याद ही कर लेना है। सर ये अपॉन वाला कैसे आया। बेटा मास, आपके पास ये वाला ये क्या है, वेट, ये क्या है अपथ्रस्ट, फिर भी बॉडी नीचे की तरफ लटकी हुई है ना, इसका मतलब वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, वो हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। उसको मैंने जी इफेक्टिव का नाम दे दिया। वेट की वैल्यू पुट कर दो, वेट की वैल्यू क्या थी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। अपथ्रस्ट की वैल्यू पुट कर दो, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। मास क्या होता है बॉडी का, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी। और मुझे क्या निकालना है, जी इफेक्टिव, ये आ जाएगा। तो लिक्विड के अंदर जब भी सिंपल पेंडुलम मूव करेगा उसका टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, वो अब आप देख लो। लेंथ जी इफेक्टिव क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। नोट करो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लिया, तो मैं आगे चलूं। यस सर।
श्योर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट शीट की तरफ। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि व्हाट इज सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है? एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड। और नीट में कई बार ये पूछ लेते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। स्क्वेयरिंग कर दो, टाइम की वैल्यू 2 पुट कर दो पहले। 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, ये 4 कट जाएगा। एल मेरे पास क्या आएगा, जी बाय पाई स्क्वायर, जी बाय पाई स्क्वायर। अब एट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू होती है 9.81। ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली 99.9 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख लेना। लेकिन कई बार वो आपको कहेगा कि आप मून पे चले जाइए, उसी सेकंड पेंडुलम को आप मून पे लेके जाओगे तो लेंथ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मून पे जी की वैल्यू अर्थ से 1/6 होती है। तो कहीं ना कहीं मून के ऊपर ये वैल्यू कितनी रहेगी, 99.9/6। इसको डिवाइड करो तो ये 36 का 6 आएगा, फिर 36 का 6 आएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना सेंटीमीटर लेंथ होगी। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है 1-2 साल पहले कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो ऑलमोस्ट 1 मीटर ही है। 99.9 को तो आप अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर ले लेंगे, बट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 मीटर, बिकॉज जी एट मून इज जी ऑन अर्थ बाय 6। ये आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा हो। तो यहां तक भी आपको समझ में आ गया सेकंड पेंडुलम क्या होता है। चले बेटा आगे। Yes, sir. ओके, Yes. उसके बाद आप लोग नोट करो व्हाट इज स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसके साथ मैंने एक बॉडी को लगा दिया मास। डेरिवेशन आप लोग थ्योरी आपके पास है ही 11th की। जब आप इसका डेरिवेशन करते हो तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आता है, m बाय के, m बाय के आता है। m इज द मास। वैसे भी मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, कांस्टेंट के m ओमेगा स्क्वायर, याद होगा। वहां पर फोर्स कांस्टेंट था, यहाँ पर वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ से निकाल के देख लो ओमेगा किसके इक्वल आएगा, के बाय एम। और टाइम पीरियड किसके इक्वल आएगा, 2 पाई m बाय के, 2 पाई m बाय के। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार हम आपको कहेंगे कि 2 स्प्रिंग लगे हुए ऐसे एक मास के साथ, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक का K2 है। तो ये होते हैं स्प्रिंग्स इन पैरेलल। पैरेलल में आपको K निकालना है तो फॉर्मूला जो आप कैपेसिटर में पढ़ते हो, K1 प्लस K2 हो जाएगा और टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई m बाय K1 प्लस K2। और अगर स्प्रिंग सीरीज में हो K1 और K2, तो उसी तरह से जैसे आप कैपेसिटर में यूज करते हो, आपने स्प्रिंग को भी वैसे ही ट्रीट करना है।
के की वैल्यू आ जाएगी K1 K2 K1 प्लस K2 के इफेक्टिव। अब यहाँ पर आप सर टाइम ये सीरीज में है? क्या कह रहे हो? सर ये लास्ट वाली जो आपने बताई है वो सीरीज में है? सीरीज में है ना, स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग लगा हुआ, ये पैरेलल में। अगर तो स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग लगा हो तो दोनों स्प्रिंग सीरीज में है। अगर स्प्रिंग बॉडी के साथ लगे हुए हैं, दे आर इन पैरेलल। बस अब टाइम पीरियड तो आप निकाल ही लोगे, 2πm/k इफेक्टिव, 2πm/k इफेक्टिव। यहाँ तक कुछ पूछना हो? नोट कर लिया सबने? थ्योरी को नोट किया करो बेटा अच्छे से। जब तक आप थ्योरी को नोट नहीं करोगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कंसेप्ट में। चलो एक सम करके दिखाओ मेरे को, सब बच्चे एक सम करो। ये एक बॉडी है, ये दोबारा बनाता हूँ, बस सीधा नहीं बनाई। एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, तीन स्प्रिंग, चार स्प्रिंग। बॉडी का मास है 50, इसका के दिया 100, इसका 200, इसका 200, इसका 100। यहाँ से भी बांधा हुआ है और यहाँ से भी बांधा हुआ। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। चलो शाबाश। इसका टाइम पीरियड निकाल दो बेटा। कर लिया क्या सबने? Yes, sir. आंसर बोलो। Sir, 2π/√12. ये चारों स्प्रिंग कैसे लगे हैं बेटा, सीरीज में या पैरेलल में? Sir, parallel में. सारे ही पैरेलल में है बेटा, क्योंकि सारे बॉडी के साथ कनेक्टेड है, कोई भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो बस यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 100, 200, 200 और 100, ये मिलके कितना हो गया? 400, 500, 600। तो P इज इक्वल टू क्या होगा? 2π मास कितना? 50/600। तो आंसर आएगा 2π, इसको 0 से 0 काट दे, 1/12। आप चाहे तो 12 में से 4 बार आ सकता है, 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा π1/3। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। ऊपर वाले जो 100 और 200 वाला स्प्रिंग है वो नीचे वाले के साथ सीरीज में नहीं है? नहीं है, सीरीज में ऐसे होता बेटा। देखो, अगर ये वाले स्प्रिंग ऐसे लगे होते तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर ये सीरीज में होते। अभी ये कहाँ लगे हुए हैं? बॉडी के साथ। क्योंकि जब ये इसको मैं नीचे खींचूंगा ना तो भी फोर्सेस ऊपर ही आने वाली हैं और ये वापस खींचने वाला है, तो चारों फोर्सेस हेल्प करेंगी इसको जाने में।
इसका मतलब ये सारे पैरेलल में लगे। अगर ऐसा होता ना कॉम्बिनेशन जैसे मैंने यहां बनाया, तब आप कह सकते थे दे आर इन सीरीज। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। सर ये रिपीट करना लास्ट वाला। मैंने आपको ये कहा है, अगर स्प्रिंग, मान लो ये स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग है, यहाँ एक बॉडी है, ये भी स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग है, तो ये चारों स्प्रिंग पैरेलल में, और पैरेलल में ऐड करना होता। अगर ऐसे होता, ये स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, फिर स्प्रिंग, फिर स्प्रिंग, फिर स्प्रिंग, 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 बॉडी, बॉडी लास्ट में है, तो ये दोनों पैरेलल में थे, ये तीनों पैरेलल में थे, ये दोनों पैरेलल में थे। बाद में इनका एक एक बनाओगे तो ये सीरीज में हो जाएगा। मान लो ये 10 था, ये 20, ये बन गया 30, ये 5, 5, 5, ये बन गया 15, ये 10, ये 20, ये बन गया 30। अब ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो आप यूज कर लेंगे सब लोग यहाँ तक? ओके। Yes, sir. एक लास्ट कंसेप्ट इस तरह का देखिए, अब एक स्प्रिंग है, दो बॉडी है, दोनों को खींच दिया, इधर को छोड़ दिया, तो आप खुद सोचो क्या होगा, दोनों ऑसिलेट करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को, इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, वो नहीं करेंगे हम। ऐसे क्वेश्चन को ना आप इसकी फॉर्म में बना लो, सिंगल स्प्रिंग और एक बॉडी। अब इक्विवेलेंटली बॉडी का मास क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। इस तरह के न्यूमेरिकल में स्पेशली ये वाला केस जो मैंने अभी बनाया है, तो रिड्यूस मास होता है 1/m इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। तो m मेरे पास क्या होगा, m मेरे पास क्या होगा, m होगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसको बोलते हैं रिड्यूस मास। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको वैसे तो जनरली बुक्स में म्यू से डिनोट करते हैं, तो जब भी ऐसे दो बॉडी वाला आ जाए ना, पहले आप रिड्यूस मास निकाल लो, फिर आप उसी फॉर्मूले में पुट कर दो, मास की जगह पे रिड्यूस मास लेके, स्प्रिंग तो एक ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका एक्सप्रेशन नहीं पढ़ेंगे आप, इसको ध्यान रखना है। जब भी एक स्प्रिंग के साथ दो बॉडी लगी है, तो आपने इसको क्या करना है बेटा, इसका रिड्यूस मास निकालना है। करना एक सम, मान लो ये 2 किलोग्राम की बॉडी है, ये आईआईटी मेंस में आते हैं ऐसे सम, नीट में भी आ सकते हैं, तो बहुत बड़ा सम नहीं है ये 4 किलोग्राम है, और 50 इसका क्या है, फोर्स कांस्टेंट। देखना क्या आता है टाइम पीरियड। बोलो आंसर बोलो।
सर 2 पाई रूट 10/175। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, शाबाश। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? तो ये बेसिक थ्योरी थी जो मैंने आपको बताई है। एक बार ना क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था आईआईटी एडवांस के अंदर, बनाता हूँ मैं, आप कर लेंगे अब खुद इसको। एक ऐसे सर्कुलर पाइप बनाई हुई थी, पाइप मतलब सर्कल ही समझ लेना इसको। ये एक सर्कुलर पाइप थी ऐसे, इसके बीच में दो बॉडीज है, एक ये और एक ये, और ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, पाइप के अंदर है, इधर से दूसरा स्प्रिंग कनेक्टेड है। एक का मास दिया हुआ था 3 किलोग्राम, ले लो चलो, पता नहीं क्या दिया हुआ था, 2 किलोग्राम। इसका फोर्स कांस्टेंट था 500 और इसका फोर्स कांस्टेंट था 1000। अब ये दोनों बॉडी कनेक्टेड है, एक साथ ऑसिलेट करेंगी और दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है। तो पहले तो इसको एक स्प्रिंग बना लो। अब दोनों बॉडी एक साथ करेंगी तो रिड्यूस मास बना लो, 2 × 3, 2 + 3, 6/5। तो न्यू भी आपके पास आ गया, रिड्यूस मास, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी आ गया। दोनों स्प्रिंग ये पैरेलल नहीं होंगे, चाहे वो ऐसे घूम रहे हैं, बॉडी के साथ कनेक्टेड है, इधर से ये स्प्रिंग है। और क्योंकि दोनों बॉडी एक दूसरे के इफेक्ट से मूव कर रही है, तो फिर आपको रिड्यूस मास लेना है। तो आंसर क्या आ गया, 2 पाई रूट ऑफ रिड्यूस मास कितना 1.2, और के कितना 1500, के कितना 1500। यहां से आप आंसर निकाल लो। समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट भी। अब थोड़ी सी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं आपका, जो मेरे पास क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, आप उसको देखना और उसका आंसर निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन करो। इसका आंसर देखो क्या आता है बेटा। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 12, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर में है, तो एम्पलीट्यूड तो सबके पास है सेम। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर toward positive extreme position. Its equation for the displacement is, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपके पास मीन पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्स यहाँ से शुरू होता है, लेकिन उसने इसको मूव करवा दिया x = 2 पे। तो क्या इक्वेशन लिखें यहाँ पर? इतना तो सही है, 0.04 sin ओमेगा टी प्लस में फाई, प्लस के अंदर फाई। अब आपको ये चेक करना है फाई कितना हो। 0 होगा तो इनमें से आंसर ले लेना, अगर π/6 होगा तो इनमें से आंसर ले लेना। बताओ कितना होगा।
कोई आइडिया नहीं लग रहा ना आपको। देखो चेक करो इसको। आपको गिवन क्या था? आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी, वहां से आपने क्या निकाल लिया? एन फॉर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं हम यहाँ। वहां से आपने टाइम पीरियड निकाल लिया। टाइम पीरियड आने से आपके पास ओमेगा आ गया। अब ये जो फाई आया ना, ये कहाँ से आया ये बताओ आप। क्योंकि आपको ये पता है, अगर मुझे फाई निकालना है, ए साइन फाई ले लिया करो। एक्स आपने कितना लिया? 2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना है? 4 सेंटीमीटर। इनिशियल फेज निकालना हो ना, सीधा ऐसे निकाला करो। साइन फाई कितना रह गया? 1/2। तो फाई कितना होगा? 30 डिग्री। दैट इज 5/6। और क्योंकि आप मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका आंसर आना चाहिए थर्ड। क्या आंसर आना चाहिए? थर्ड। योर आंसर इज। रिपीट करूं क्या इस कंसेप्ट को? यस यस सर, एक बार रिपीट कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। एक बार फिर देखो। अगर तो बॉडी स्टार्ट ही मीन पोजीशन से होती, फिर तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ए साइन ऑफ ओमेगा टी कर देते, जो मैंने कल आपको बताया। अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होती, तो मैं कर देता ए कॉस ओमेगा टी। तो मेरे आंसर पहले का ये होता, दूसरे का ये होता। लेकिन यहाँ पर बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, इसका मतलब साइन वाला ही लेना है, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर दूर है। तो अब मुझे इनिशियल फेज चेक करना है। तो जब ऐसा कुछ भी आ जाए ना, आप ओमेगा टी ना लेके उसको फाई में ले लो। इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। इसकी वैल्यू आप निकाल के देखो, आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 5/6। अब ओमेगा टी तो ऑलरेडी होता ही है, प्लस में ये आ गया, तो आपका आंसर क्या बनेगा? दिस वन। आंसर वुड बी दिस वन। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सब बच्चों को? बोलो यस और नो। यस सर, सर। साइन फाई कैसे निकालना था वो बता दो। देखा, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? सर साइन ये इनिशियल फेज की वक्त लेना है। ये जब आपको पता है कि मीन पे नहीं है, एक्सट्रीम पे नहीं है, किसी जगह पे है, तब आपने ये फाई निकालना है। इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। तब आपने ये फाई निकालना है और ओमेगा टी में ऐड करना है। क्योंकि अगर वो यहां से शुरू होता तो फाई 0 होता। अगर वो यहां से शुरू होता तो फाई 90 डिग्री होता, तो कॉस बन जाता वो। अब ना तो वो मीन से शुरू हो रहा है, ना वो एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, वो बीच में से कहीं से शुरू हो रहा है। तो वो फाई पहले आप चेक कर लो इससे। वो अब इतना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और 30 डिग्री को आप 5/180 करोगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 5/6। तो आपका आंसर होगा दिस वन। बड़े आगे क्या? ये वाला क्वेश्चन करो। खुद करो सब बच्चे। देखो अब सब लोग देखते हो, यहाँ आपसे पूछा गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको कंसेप्ट बता दूं, फिर आप सॉल्व करना। जब भी दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो,
ऐसे मैंने दो इक्वेशन लिखी, इनको आपस में मिक्स करना है, सुपर इम्पोज करना है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। तो आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा हुआ है, उसका यूज करो एम्पलीट्यूड के लिए। अब इसमें ए बी तो आपको पता है, लेकिन थीटा क्या होगा? थीटा होगा इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। वो आप कैसे निकालोगे? इसके एंगल में से दूसरे का एंगल माइनस कर दोगे, तो मेगा टी तो कट जाएगा। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 5 1 माइनस 5, 5 1 माइनस 5। ये फेज डिफरेंस आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना। और पैरेललोग्राम लॉ से आप इसका क्या निकाल सकते हो? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है, चेक करके देखो। आपके क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन मैंने बनाए हुए हैं, ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, आप पाई को चेक करो कितना आ रहा है। वो दोनों का डिफरेंस आएगा, वैसे तो करके देखोगे तो वो 0 बन जाएगा। मैं करता हूँ सॉल्व, पहले मैं आपको दिखा दूँ। ए कितना है? एम्पलीट्यूड 20 निकाल दिया इसमें। अब ये फाई आपके पास 0 कैसे आया? अब इस इक्वेशन को देखो, x1 आपके पास कितना है? 10, 10 कितना है? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30। x2 आपके पास कितना है? -10 कॉस ऑफ ओमेगा टी -60। क्या आप माइनस कॉस थीटा को, मैथ वाला कोई भी बच्चा बैठा है, साइन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? क्या साइन थीटा -90 डिग्री या +90 डिग्री, बताओ क्या होता है? साइन थीटा +90 डिग्री तो प्लस कॉस थीटा होता है। तो अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा -90 डिग्री। ये बच्चे जो मेडिकल के हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि माइनस कॉस थीटा को अगर मैं साइन में लाऊंगा तभी फेज कंपेयर कर पाऊंगा ना। दोनों को साइन में लेके आना है, एक ही उसमें लेके आना है। अगर मैं इसको साइन में लाऊंगा तो ये बनेगा थीटा -90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला चेक करो, मैथ्स वाले बच्चे देखो, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस हो जाता है, वो सबको पता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अब 10 साइन ऑफ थीटा, ये सारा है, उसमें से 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये कितनी वैल्यू बनेगी? ओमेगा टी -60 -90, ओमेगा टी -60 -90। अब इनके बीच में फेज डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। इधर कितना है? ओमेगा टी +30, और उधर कितना बन रहा है? ओमेगा टी -150। इनका डिफरेंस लेंगे तो ये बन जाएगा 180 बनना चाहिए। इसमें 0 कैसे बनाएंगे? चलिए 90 प्लस थीटा लेंगे। 90 प्लस थीटा तो बेटा कॉस, या तो फिर यहाँ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं होना चाहिए उस केस में, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस। हो सकता है यहाँ मिस प्रिंटिंग हो, तो अगर ये 0 बन जाता है फिर आप इसमें वैल्यू पुट करके देखो। A1 का स्क्वायर कितना आएगा? 10 का स्क्वायर 100, A2 का स्क्वायर वो भी 10 है 100, cos 0 1 होगा, तो 2 × 100, ये सारा मिलके
रूट ऑफ 400, वो कितना लग जाएगा 20। तो इसका आंसर बेटा 20 आएगा। बस ये माइनस नहीं होगा यार, यहाँ मिस्टेक है, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, ये वाली मिस्टेक है। तीसरा क्वेश्चन ट्राई करो सब बच्चे। जल्दी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। x इज इक्वल टू a cos π/2 इंटू टी। आपसे पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो पहले तो आप ये देखो t इज इक्वल टू 0 पे ये कहाँ था, ये था a cos 0। cos 0 कितना होता है 1, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था, मतलब मीन पोजीशन से ये यहाँ पर था। तब जब टाइम 0 था, उसके बाद आप 3 सेकंड पुट करो, ये आ जाएगा a cos π/2 इंटू 3। अब बताओ आप लोग कि cos 3π/2 कितना होता है, 0। π/2 0 होता है ना, 3π/2 भी 0 होगा, 270 बनता ही। इट मीन्स पार्टिकल यहां से चला और यहां से चलते चलते 3 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, 3 सेकंड में। तो क्या आंसर दोगे आप, बताओ। आंसर तो बोल दो तो। इसका आंसर है 3A। आपको लग रहा था A, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इधर से घूम के इधर आया हो, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा जब आप इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड, अब ए कॉस ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा आपके पास कितना है π/2, और ओमेगा क्या होता है 2π/t। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। तो फिर अगर पूरा टाइम पीरियड ही 4 सेकेंड है, तो फिर यहाँ से यहाँ थोड़ी पहुंचेगा, यहाँ तो उसको लगता है 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड। इट मीन्स वो पहले ए चला, फिर ए चला, फिर ए चला, तो वो घूम के यहाँ आ चुका था यहाँ पर। तो इसका आंसर आएगा 3। चलिए रिपीट करना। हाँ, उसने ए भी दिया हुआ है, देखो कंफ्यूज करने के लिए। इस क्वेश्चन को देखो आप, दोबारा से देखो। जब भी इक्वेशन कॉस में होती है तो बॉडी कहाँ से चलती है, बॉडी स्टार्ट होती है एक्सट्रीम पोजीशन से, ये मैंने कल ही बताया था। अब उसने कहा कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी पूछ सकते हैं। वो तो उसने डिस्टेंस पूछा है तो आपको ऐड करना है, डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आंसर ए ही होता। कैसे, ये होता है ओमेगा टी, इससे कंपेयर करो ए कॉस ओमेगा टी से। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई π/2, ये होता है 2π/t, π/2। तो टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड।
आपको दिया हुआ 3 सेकंड, तो फिर 1 सेकंड लगेगा इसको यहाँ आने में, 1 सेकंड लगेगा इसको इधर जाने में, 1 सेकंड इसको यहाँ आने में लगेगा, और 1 सेकंड ही इसको यहाँ आने में लगता। बट अपने से पूछा गया है 3 सेकंड। ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, आंसर इज 3a। बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते तो क्या आंसर देते आप? A। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते बेटा तो आपका आंसर कितना होता? A। ये सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ गलतियां होती है। जनरली आप ए निकाल के टिक कर देते हैं, लेकिन आपको टाइम पीरियड भी चेक करना पड़ेगा। 3 सेकंड में आप, टोटल टाइम पीरियड 4 सेकंड है, तो 3 में यहाँ कैसे आओगे? अंडरस्टूड है कि घूम के आओगे, तो घूम के आओगे तो ये ए होता है, ये भी ए, फिर ये भी ए, 3 ए मिलकर क्या आंसर दे देंगे? 3। आ गया ये समझ में सबको? बोलो। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन है, यस सर। लास्ट क्वेश्चन है, अब बता दो। अगर पिछला समझ में आ गया तो ये बता दो। सर फोर्थ ऑप्शन। इसका फोर्थ नाम बोलो। सर ईशा। ईशा को 4 लग रहा है। सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है, ईशा को ये लग रहा है, बाकी बच्चे बताओ। सबसे आंसर लूंगा मैं, जितने जितने भी कनेक्टेड है। सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है? चलो देख लो। Fourth option. फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं कुछ बच्चे। ओके, मैं चेक करता हूँ फोर्थ ऑप्शन सही है या नहीं। देखें फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है। अपने पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। इफ टाइम पीरियड इज t एंड एम्पलीट्यूड a, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम 5t/4। 5t/4 क्या होगा? t प्लस t/4। सही कह रहे हो आप। टाइम पीरियड t में तो कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? a a a a, लेकिन आगे t/4 और है a, तो आंसर कितना आएगा? 5। इज इट क्लियर? तो बेटा कल हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, कल सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइम पे। जो भी थ्योरी आपको बताइए उसको चेक कर लेना, और कल मॉर्निंग में एक शीट सेंड कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप में, उसको भी ट्राई करके आना। सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेजना।
रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा। ओके थैंक्स, गुड नाइट। सर टुमारो सर कल की क्लास भी इसी टाइम है? इसी टाइम ही बेटा। ओके सर।